हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट के एनुअल एग्जाम 2024 के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यहाँ पर पेपर कोड है आपका A139। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2024 में आया था बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का। साथ ही हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, किन्हीं 2 उग्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 उग्रवादी नेताओं के नाम आप लिख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या आप लिख सकते हैं अरविंद घोष और विपिन चंद्रपाल। ये 4 उग्रवादी नेता हैं, इनमें से आप किन्हीं 2 के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, उदारवादी तथा उग्रवादी विचारधारा में निहित किन्हीं 2 अंतरों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, उग्रवादी पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे और पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। दूसरी ओर उदारवादी स्वशासन और अधिक स्वायत्तता चाहते थे और नाम मात्र ब्रिटिश शासन को स्वीकार करते थे। उदारवादियों का मानना था कि एक बार जब अंग्रेज भारतीय जनता को समझ लेंगे तो वे उनके लाभ और प्रगति के लिए काम करेंगे और लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। हालांकि उग्रवादियों का दृढ़ विश्वास था कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय लोगों और जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ पर आप इनके बीच में 2 अंतर और देख सकते हैं कि उदारवादियों को अपना समर्थन जमींदारों और उच्च मध्यम वर्ग में मिला, जबकि चरमपंथियों यानी उग्रवादियों को शिक्षित मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बीच अपना समर्थन मिला। उदारवादी लोग ब्रिटिश राज के नाम मात्र शासन के अधीन रहते हुए अधिक स्वायत्तता और सुशासन चाहते थे, जबकि चरमपंथी यानी उग्रवादी ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। अगला प्रश्न है, 1907 की सूरत की कांग्रेस की फूट से आप क्या समझते हैं। 1907 में ताप्ती नदी के तट पर आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई, गर्म दल और नरम दल। लोकमान्य तिलक, लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल ने गर्म दल का नेतृत्व किया, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने नरम दल का नेतृत्व किया। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के प्रतिनिधि उत्साह और गुस्से से भरे माहौल में सूरत में मिले। अधिवेशन से कुछ दिन पहले सूरत में आयोजित जनसभाओं में गरम दल के लोगों ने नरम दल के लोगों का उपहास किया और उन पर कटाक्ष किया, और गरम दल के लोगों को इस अफवाह से प्रेरणा मिली कि नरम दल उनके कोलकाता प्रस्तावों को विफल करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निर्माण की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको इसका उत्तर लिखना है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह संविधान की निर्माण सभा के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद थे। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखना है, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों तथा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच निहित किन्हीं 2 अंतरों का उल्लेख कीजिए। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ अंतर दिए हैं, आपको याद रख लेना है। पहला अंतर है, भारतीय संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जबकि निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 में लिखे गए हैं। वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा अंतर है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, जबकि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत वे दिशा निर्देश हैं जिनका पालन सरकार को नीतियां बनाते समय करना होता है। इन दोनों में कुछ अन्य मुख्य अंतर भी होते हैं। तीसरा अंतर है इसमें,
भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की सहायता से की गई है, जबकि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की मदद से स्थापित किया जाता है। इसके बाद है मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की सहायता से संपूर्ण समुदाय का कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। कानून के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दंडनीय है, जबकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विपरीत नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन दंडनीय अपराध नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सांसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कितने क्षेत्राधिकार हैं? इसका उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य रूप से 3 क्षेत्राधिकार होते हैं। पहला है यहाँ पर मूल अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत जब केंद्र और राज्य या दो राज्यों के बीच विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे मामले की सुनवाई कर सकता है। यह आम नागरिकों के मामलों में लागू नहीं होता, बल्कि संवैधानिक और सरकारी विवादों पर लागू होता है। इसके बाद है अपील क्षेत्राधिकार। यह क्षेत्राधिकार भारत के अनुच्छेद 132, 133 और 134 के तहत आता है। उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अंतिम अदालत है। इसमें सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों की अपीलें शामिल होती है। इसके बाद तीसरा है सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इसका महत्व होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा तथा विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अधिकतम 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान था, लेकिन 2019 में इसे हटा दिया गया। वर्तमान में कुल 403 सदस्य हैं। इसके बाद विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में अधिकतम 100 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इसमें 100 सदस्य हैं, जिन्हें विभिन्न तरीकों से चुना जाता है, जैसे विधायक, शिक्षक, स्नातक और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य और देश में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य भी है। अगला प्रश्न है भारत के किन्हीं 2 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखे। तो 2 राष्ट्रीय दल आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि। इसके बाद खंड बे, से, दे और ये आ जाते हैं, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन बी में देखेंगे। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के उदारवादी आंदोलन के उदय के कारणों, नीतियों तथा कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। अथवा में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसके बाद सेक्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए, क्या वे निरपेक्ष है? अथवा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बाद सेक्शन डी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संसद की रचना, कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। सेक्शन ई आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है राज्य के राज्यपाल की केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद अथवा में है 9वां क्वेश्चन है आपका उच्च न्यायालय के संगठन, शक्तियों तथा अधिकार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो यह आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो आपको सभी क्वेश्चन का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।